बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ऑफ 7 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एडेड, हाउ विल दे गिव रिजल्टेंट ऑफ 12 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन है और दूसरे का 5 न्यूटन है। उनको किस तरह से ऐड किया जाए कि रिजल्टेंट 12 न्यूटन और 2 न्यूटन आए। तो अगर हम इन दो फोर्सेस को ऐड करें, ये इनकी डायरेक्शन सेम हो और एक दूसरे के पैरेलल हो, डायरेक्शन सेम हो और एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इनका आंसर 12 न्यूटन आता है। और अगर इन दो फोर्सेस को हम ऐड करें जबकि इनका रिजल्टेंट 2 न्यूटन आए, तो ये कब पॉसिबल है? जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो और पैरेलल हो आपस में। ये दोनों 7 न्यूटन और 5 न्यूटन पैरेलल हैं एक दूसरे के और डायरेक्शन सेम है। जब इन दोनों को हेड टू टेल रूल के ज़रिए से ऐड करते हैं तो ये आंसर 12 न्यूटन आता है। और जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, जो फोर्सेस हैं, तो उस सूरत में 7 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन हेड टू टेल रूल के ज़रिए से इनको ऐड किया तो ये हमारे पास 2 न्यूटन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs number 2, conceptual question number 2, why long spanner is used to open or tight nuts of vehicle's tire। लॉन्ग स्पैनर क्यों यूज़ किया जाता है? गाड़ी के टायर को ओपन या लूज करने के लिए, लूज या टाइट करने के लिए। while tightening a small nut extra long wrench is not suitable why। और जब छोटे नट को हम टाइट कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच है वो सूटेबल नहीं होता, उसकी रीज़न क्या है? तो पहले हम इसके पहले पार्ट का आंसर करते हैं कि लॉन्ग स्पैनर हमें क्यों चाहिए होता है व्हीकल का टायर ओपन करने के लिए। तो इसके लिए बात यह है कि हमारे पास जो टॉर्क है वो डिपेंड कर रहा होता है फोर्स और मोमेंट आर्म पे। स्पैनर जितना ज़्यादा लेंथी होगा उसका मोमेंट आर्म उतना ज़्यादा होगा और हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो इस वजह से लॉन्ग स्पैनर यूज़ किया जाता है गाड़ी के नट्स ओपन करने के लिए, ताकि हमें जो है फोर्स कम लगानी पड़े। अगर स्पैनर छोटा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा जो इसका हिस्सा था, while tightening a small nut extra long wrench is not suitable। स्मॉल नट को टाइट करने के लिए जो एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच है वो सूटेबल नहीं होता, तो उसकी रीज़न क्या है? जाहिर सी बात है, जितना एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच होगा, जितना लेंथी रेंच होगा, उसका मोमेंट आर्म उतना ज़्यादा होगा और उसमें टॉर्क उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जब हम स्मॉल नेट को एक लॉन्ग रेंज की मदद से ओपन करने की ट्राई करेंगे तो मे बी टॉर्क इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो कि नट ही टूट जाए। तो इस वजह से नट का साइज़ देख कर रेंज का इस्तेमाल किया जाता है, स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल नट बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, उससे वो नट टूट सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, वाई डोर नॉब्स आर फिक्स्ड एट द एज ऑफ डोर, व्हाट विल हैपन इफ द डोर नॉब इज एट द मिडल ऑफ द डोर। जो डोर नॉब्स हैं, दरवाजे का जो हैंडल होता है, सपोज वो हमारे पास क्या होता है, एज पे लगा होता है। अब ये क्या होगा कि अगर यही हैंडल हम दरवाजे के सेंटर में लगा दें तो हम यहाँ पर भी वही टॉर्क है, वही चीज़ है जो पिछले क्वेश्चन में आपको समझाई है कि जब हमारे पास जो नॉब है डोर की वो एक एज पे मौजूद है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मोमेंट आर्म है। जाहिर सी बात है, टॉर्क को हम यहाँ पे जब दरवाजे को हम ओपन या क्लोज करते हैं तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ये डोर अपने फिक्स पॉइंट, पिवट पॉइंट के अक्रॉस रोटेट करता है। तो पिवट पॉइंट से जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है वहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो जब ये हमारे पास नॉब एज पे लगी हुई है तो उस वक्त मोमेंट आर्म ज़्यादा है, तो हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी। अब अगर हम ये करें कि नॉब को हम डोर के मिडल पे अटैच कर दें तो उससे क्या होगा कि आप ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक मोमेंट आर्म की जो लेंथ है वो डिक्रीज कर गई है। अब हमें ना टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो सिर्फ फ़र्क इतना पड़ना है कि एज पर जब लगा होता है नॉब तो उस वक्त हमें फोर्स कम लगानी पड़ती है डोर ओपन या क्लोज करने के लिए, लेकिन जब ये नॉब हम डोर के सेंटर में लगा देंगे तो उस वक्त डोर या क्लोज ओपन करने के लिए हमें
डोर क्लोज ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ए यूनिफॉर्म मेटल मीटर रॉड इज बैलेंस्ड ऑन द शार्प एज ऑफ ए नाइफ। ए यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, उसको बैलेंस किया गया है शार्प नाइफ पे। ए स्मॉल मैस इज हैंगिंग ऑन इट्स राइट साइड। स्मॉल मैस है, उसकी राइट साइड पे हैंग कर रहा है। वाई इज इट नॉट फॉलिंग ऑन राइट साइड। ये राइट साइड पे फॉल क्यों नहीं कर रहा, ये जो यूनिफॉर्म रॉड है। इस तरफ मैस अटैच किया है ना, तो उसके बावजूद भी ये बैलेंस है इस नाइफ एज पे, ये राइट साइड पे फॉल क्यों नहीं करता। तो अगर हम इस केस को देखें तो इसमें जो रॉड है, रॉड का अपना मैस भी है और एक मैस हमने अटैच किया हुआ है, और ये नाइफ के ऊपर ये सारा सिस्टम बैलेंस है। उसकी रीज़न ये है कि जो राइट साइड पे हमने मैस अटैच किया गया है, इसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और वो टॉर्क है क्लॉकवाइज, और दूसरा इस नाइफ से लेकर लेफ्ट साइड पे जो बार है, हमारे पास मीटर रॉड है, इसका अपना कुछ वेट है। उस वेट की वजह से, इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। जब ये क्लॉकवाइज टॉर्क राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, तो इसका मतलब है कि ये नाइफ के ऊपर रॉड बैलेंस हो सकता है। तो ये ऐसी पॉइंट पे फिक्स किया गया है जहां पर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल आ जाते हैं। इस वजह से ये जो मीटर रॉड है ये राइट साइड पे नहीं गिरता। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज दिस टॉय रिमेन्स बैलेंस्ड ऑन फिंगर इवन डिस्टर्ब स्लाइटली। ये टॉय है, क्वेश्चन के साथ जो डायग्राम गिवन है, इसको बैलेंसिंग बर्ड कहते हैं। ये फिंगर के ऊपर बैलेंस रहता है, इवन कि हम इसको थोड़ा सा टिल्ट भी करें तो तब भी ये नीचे नहीं गिरता, बैलेंस रहता है। इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे बैलेंस हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं। आपने दो चीज़ें पढ़ी थी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जिस पॉइंट पे किसी भी बॉडी का होल वेट एक्ट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बैलेंसिंग बर्ड फिंगर के ऊपर बैलेंस हो जाता है इवन कि उसको डिस्टर्ब करें। इसकी रीज़न क्या है? जो बैलेंसिंग बर्ड है उसके जो विंग्स हैं वो स्प्रेड किए होते हैं, और इसका जो होल वेट है वो उसकी बीक पे, चोंच के बिल्कुल ऊपर आ रहा होता है, इस चोंच पे आ रहा होता है, राइट बिलो द बीक। ठीक है, अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे आ रहा है? बिलो द बीक आ रहा है। तो हम जब इसके बीक के नीचे हम अपने फिंगर रखते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये इसके ऊपर बैलेंस हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनरी पॉइंट है किसी भी बॉडी का जिसमें उसका टोटल वेट ऑफ बॉडी थॉट टू बी कंसंट्रेटेड, के उसका टोटल वेट ऑफ बॉडी कंसंट्रेट कर रहा होता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब इसके बीक के बिलो होगा तो ये अलाउ करता है कि ये जो बर्ड है वो बैलेंस हो जाए फिंगर पे। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस भी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, आप उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्मॉल बॉय इज थ्रोन स्ट्रेट अप बाय हिज फादर एट द टॉप ऑफ हिज पाथ, ही कम्स टू रेस्ट फॉर ए मोमेंट, विल ही बी इन इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट। कि स्मॉल बॉय है और उसको उसके फादर ने स्ट्रेट अप थ्रो किया है। अब वो जब टॉप पे जाता है तो वो रेस्ट में आ जाता है कुछ मोमेंट के लिए। अब वो इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं उस पॉइंट पे, वो इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं। तो स्मॉल बॉय है, उसको फादर अपवर्ड थ्रो करता है, तो उससे क्या होता है? उसके टॉप पाथ पे, यानी कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तो वहां पे वो कुछ देर के लिए रुकेगा। जब कुछ देर के लिए स्टे करता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए तो तमाम फोर्सेस का 0 होना ज़रूरी था। तो जब हमने स्मॉल बॉय को ऊपर फेंका है तो वो वहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड गिर जाता है। अगर स्मॉल बॉय इक्विलिब्रियम में होता तो वो ग्रेविटी के तहत नीचे ना गिरता।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A fan is rotating uniformly. Is it in equilibrium? एक फैन रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ और वो इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं. तो यस, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट करता है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है. इक्विलिब्रियम की कंडीशन, डेफिनेशन या कंडीशन क्या है? A body is at rest or moving with uniform velocity, then the body is in equilibrium. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम की हमारे पास डेफिनेशन है. तो इसके मुताबिक जब फैन रोटेट करता है यूनिफॉर्मली तो वो इक्विलिब्रियम में होगा. क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ सिंगल फोर्स और सिंगल टॉर्क? जब कोई भी बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में हो सकता है अगर उसके ऊपर सिंगल टॉर्क या सिंगल फोर्स इंप्लीमेंट हो रही हो. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. जब सिंगल फोर्स अप्लाई हो रही होगी तो डेफिनेटली अगर हम डेफिनेशन को देखें, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को, तो उसके मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त इक्विलिब्रियम में होता है जब उसके ऊपर सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू जीरो हो एंड सम ऑफ टॉर्क्स इक्वल टू 0 हो. तो जब सिंगल फोर्स अप्लाई होगी तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है. और जब सिंगल टॉर्क अप्लाई होगा तो डेफिनेटली क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल ना होने की वजह से वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा और वो उसमें जो है सिंगल टॉर्क जो है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9. Give an example of a body which satisfies first condition of equilibrium but is not in equilibrium. कोई ऐसी एग्जाम्पल जिसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है. तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है पेंडुलम की. पेंडुलम की एक्सट्रीम पोजीशंस पे, लेफ्ट और राइट जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, जहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है. A pendulum at its extreme position or not in equilibrium but under the action of force of gravity. फोर्स ऑफ ग्रेविटी अब इम्प्लीमेंट हो रहा होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे. बेसिकली अगर हम देखें तो स्ट्रिंग के साथ जो बॉब अटैच है, अगर हम इसको रेस्ट की हालत में देखें तो उस वक्त इसका वेट डाउनवर्ड है और स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड है, तो वो क्या है? बैलेंस है. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल हो रही है तो वो इक्विलिब्रियम में है. लेकिन जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है तो एक्सट्रीम पोजीशन की पॉइंट पे जाकर वो कुछ देर के लिए रुका, वहां पर उसकी वेट और टेंशन तो इक्वल आ गई, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? अपनी वापस मेन पोजीशन की तरफ आने की ट्राई करता है. तो इस वजह से उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो इम्प्लीमेंट हो रही है लेकिन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इम्प्लीमेंट नहीं हो रही. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाई हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स HTV are made at their bottom or made heavy at their bottom? कि जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं वो बॉटम पे हैवी क्यों बनाए जाते हैं? तो जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं HTV, उनका जो बेस होता है वो हैवी बनाया जाता है, बॉटम से उनको हैवी बनाया जाता है ताकि उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो रहे. गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होगा गाड़ी उतना स्टेबल रहेगी और उसके उलटने का खतरा भी उतना कम होता है. ठीक है. इसके अलावा जो बेस होती है हैवी ट्रक्स की या हैवी व्हीकल्स की, वो भी हमारे पास वाइड रखी जाती है ताकि वर्टिकल लाइन जो पास कर रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो उसकी बेस से बाहर ना जाए और गाड़ी टर्न लेते हुए उलट ना जाए. आपने देखा होगा कि इसके बावजूद भी बड़े बड़े हैवी ट्रक्स जो होते हैं वो रोड पे उल्टे होते हैं टर्न लेते हुए. तो उसकी रीज़न ये है कि उसके ऊपर वो लोड इतना डाल देते हैं, लोड डाल के ओवरलोड उसको कर देते हैं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो नीचे था वो अब ऊपर चला जाता है लोड डालने की वजह से. जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाता है तो वो स्पीड में जब टर्न लेती है हैवी व्हीकल तो उसकी वजह से क्या होता है? वो अनबैलेंस हो जाती है और गिर जाती है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है. ये एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें एक बॉय है और वो उसकी लेग्स के दरमियान फासला नहीं है, वो अपनी दोनों लेग्स को ज्वाइन करके खड़ा है. अब दूसरा एक बॉय उसको अगर पुश करता है तो ये गिर जाएगा. लेकिन एक और बॉय है और वो अपनी लेग्स ओपन करके खड़ा है और एक दूसरा बच्चा उसको
पुश करता है तो ये बच्चा नहीं गिरेगा। इन दोनों की रीज़न क्या है? तो पहले हम पहले केस को डिस्कस करते हैं, फिर दूसरे केस को डिस्कस करते हैं। अगर हम इस केस की बात करें जिसमें ये जो बॉय है वो अपनी दोनों लेग्स ज्वाइन करके खड़ा है, इसको जो ही पुश किया जाता है तो ये गिर सकता है। इसकी रीज़न क्या है? ये इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की आपने जो पढ़ी थी एग्जाम्पल, उसमें यही था कि पेंसिल एट इट्स टिप, जब उसको थोड़ा सा हम टिल्ट करें तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आती, गिर जाती है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। हम इसको स्लाइटली पुश करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो फॉल कर जाएगा। ठीक है, अपनी जगह से जो थोड़ा सा भी हिलेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाएगा। जब नीचे जाएगा तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट वापस ये बॉय वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आता और नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर हम इस दूसरे केस की बात करें जिसमें उसने लेग्स ओपन की हुई हैं, तो इसमें जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जब हम इसको पुश करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्लाइटली अप चला जाता है। ठीक है, वो नीचे नहीं आता, राइज कर जाता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करेगा तो डेफिनेटली उसने जहां भी गिरना है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसने बैलेंस रखना है, तो ये उस तरफ गिरने की बजाय वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाता है। ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो ये अनस्टेबल और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। दोनों के ऊपर स्लाइटली फोर्स अप्लाई करने से ये मे बी फॉल कर जाए। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।